हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कोई एग्जांपल नहीं देने वाला हूं कि 2000 में आप 10,000 इस शेयर में लगा देते तो आज उसकी वैल्यू 10 करोड़ हो गई होती, या 1990s में आप 20,000 रुपीज लगा देते तो आज उसका वैल्यू 10 करोड़ हो गया होता। ये सब पास्ट स्टोरी हो गई। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि मल्टीबैगर स्टॉक को ढूंढा कैसे जाता है, उसे सर्च कैसे करा जा सकता है। वैसे तो मल्टीबैगर स्टॉक को ढूंढना एक ओशन में एक ट्रेजर को ढूंढने के समान है, परंतु हम इस वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे कि मल्टीबैगर स्टॉक्स को इनिशियल स्टेज पे पहचाना कैसे जाता है। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप करे आखिरी तक देखते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढने में जरूर कामयाब होंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स पीटर लिंच जी की वन अप ऑन दी वॉल स्ट्रीट की बुक से भी लिए गए हैं। बहुत फेमस बुक है ये, तो आप में से अधिकतर लोगों ने इसको रीड करा होगा, परंतु इस वीडियो में काफ़ी कुछ एडिशनल आपको जानने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू पीटर लिंच, उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज बताया है। पहला कंपनी है स्लो ग्रोअर्स, जिनका ग्रोथ लेस देन 10% होता है। सेकंड होता है मीडियम ग्रोअर्स, 10 to 15%। मैं आपको बता दूं कि हमें इन दोनों कंपनीज पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि हम एक मल्टीबैगर की तलाश में हैं। हम एक मल्टीबैगर का स्टडी कर रहे हैं। तो इन्होंने तीसरा कैटेगरी बताया फास्ट ग्रोअर, जिनका ग्रोथ 20% प्लस हो। तो हम फर्स्ट 2 कैटेगरीज को छोड़ देंगे और सिर्फ जिस कंपनी का ग्रोथ 20% अबव है ओनली उसी का स्टडी करेंगे। तो जब हम एक लिस्ट बना रहे होते हैं मल्टीबैगर के लिए, एक फिल्टर लगा रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम ये 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज को रिजेक्ट कर देंगे एज अ मल्टीबैगर। ऐसा करने से हमारा लिस्ट छोटा हो जाएगा और हम मल्टीबैगर को थोड़ा इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फास्ट ग्रोअर्स हैं उसको हम फिल्टर्स कर लेंगे। इन फास्ट ग्रोअर्स की लिस्ट से हमें मल्टीबैगर मिल सकता है। चलिए समझ लेते हैं फास्ट ग्रोअर्स है क्या। फास्ट ग्रोअर्स वो होते हैं जिनका हेल्दी अर्निंग ग्रोथ होता है। हेल्दी अर्निंग ग्रोथ मींस 20 to 30% के बीच जो कंसिस्टेंट ग्रोथ दे रहे हैं। जैसे कि किसी कंपनी का लास्ट 5 ईयर से कंसिस्टेंट ग्रोथ 20 to 30% है। मान लीजिए किसी कंपनी का 2 ईयर से कंसिस्टेंट ग्रोथ 30 to 40% है, लेकिन थर्ड ईयर उसका ग्रोथ 10% हो जाता है, तो उसको हम फास्ट ग्रोअर्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ये नॉर्मली स्मॉल कैप होते हैं और इवन सम कुछ मिड कैप्स में भी आपको मल्टीबैगर मिल सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप्स का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है मल्टीबैगर बनने का। ये बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, यूजुअली न्यू एंटरप्राइज होते हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होता है, 5 to 10 ईयर्स होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पुराना कंपनी होगा तो वो मल्टीबैगर नहीं बन सकता है, पर इनका पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है। गुड बैलेंस शीट होता है। गुड बैलेंस शीट किसको बोलेंगे, जिसमें डेट ना के बराबर हो या बहुत ही कम डेट हो, जो कैश रिच कंपनी हो, जिसका फ्री कैश फ्लो हो और इनका मैनेजमेंट स्ट्रांग और कैपेबल होता है। तो ये सब फिल्टर करने के लिए अगर आप सोचेंगे ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा, हाँ ये एक लंबा प्रोसेस होगा अगर आप इसको मैनुअली करते हैं, लेकिन अगर आप इसको टिकर टैप और screener.com स्क्रीनर के थ्रू इसको फिल्टर करते हैं तो ये बहुत ही इजीली काम है। तो ये बहुत ही इजी वर्क होगा। दोनों टिकर टेप और स्क्रीनर के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको उनको यूज करना नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। इस लिस्ट को प्रिपेयर करने में आपको स्क्रीनर के थ्रू हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेगा। मैनेजमेंट स्ट्रांग है और कैपेबल है, ये आप कैसे समझेंगे? पहली बात तो ये है कि आप उनकी वेबसाइट पर जाकर उनका एजुकेशन, उनका क्या एक्सपीरियंस है ये जरूर देखें। और अधिकतर स्मॉल कैप में वेल नोन मैनेजमेंट नहीं होता है, तो इसके लिए आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स देखना पड़ेगी लास्ट 5 to 10 ईयर्स कि मैनेजमेंट ने, कंपनी ने क्या डायरेक्शन दिया था, क्या कमिटमेंट किया था, क्या ग्रोथ कंपनी की बताई थी, और वो लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी कितने परसेंट तक अचीव कर पाई है, उन्होंने अपने कमिटमेंट को, अपने वादों को पूरा करा है या नहीं करा है, यही इंडिकेशन होता है। ये एक हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। और हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है हेल्दी अर्निंग ग्रोथ। हेल्दी अर्निंग ग्रोथ का मतलब है आपको इसमें सेल्स ग्रोथ भी देखना है और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखना है, दोनों में से किसी को भी स्किप ना करें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
कंपनी के पास कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए, तभी उसका मार्जिन हाई होगा और वो आगे ग्रोथ कर सकता है। प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि मतलब हम बोल सकते हैं अबव 50% एटलीस्ट हो तो अच्छी बात है। स्टडी दी पीई रेशियो, आपको पीई रेशियो को स्टडी करना है कि उसका वैल्यूएशन कम हो, आपको कम वैल्यूएशन पर ही पकड़ना है, शुरू में ही स्टॉक्स को पकड़ लेना है। हाई मार्जिन बिजनेस होना चाहिए, ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए। हाई मार्जिन बिजनेस का मतलब है कंपनी के पास बिजनेस में मार्जिन कब होगा, जब उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा, कोई मोट होगा, या बोलना चाहिए कि सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में वो है कंपनी वर्क करता है, वो कंपनी में कंपटीशन कम है या कंपनी लीडिंग पोजीशन में है। ग्रोथ पोटेंशियल आपको ये देखना होगा कि उस सेगमेंट का ग्रोथ होना चाहिए इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर। प्रूडेंट अलोकेशन ऑफ कैपिटल, आपको ये भी देखना होगा कि मैनेजमेंट जो भी कैश फ्लो आ रहा है या जो भी फंड आ रहा है उसको किस तरीके से स्पेंड कर रहा है, वो न्यू प्रोडक्ट्स के लॉन्च में इन्वेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कंपनी इनोवेट है या नहीं है। अगर वो न्यू प्रोडक्ट्स के इनोवेशन में और एक्सपेंशन में उसको स्पेंड कर रहा है तो ये एक अच्छा सिग्नल है। वीडियो में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं एमआरएफ, मद्रास रबर फैक्ट्री। अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग इसने एक बहुत ही छोटे टाउन से किया था एज अ बैलून टॉय मैन्युफैक्चरर। इनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये था कि कस्टमर की डिमांड पर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते थे और धीरे धीरे ये लोग प्रोडक्ट को इनोवेट करते गए, डाइवर्सिफाइड करते गए। तो इन लोगों का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यही था कि इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया, कस्टमर की डिमांड पर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया। और आज देखिए हमारे एक मल्टी बैगर स्टॉक से जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 80 to 90,000 के करीब ट्रेड करता है आज की डेट में। नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल माइंडेड इंडस्ट्री। सिंपल माइंडेड इंडस्ट्री का मतलब है कि इंडस्ट्री जो है सिंपल होना चाहिए, आपको उसका बिजनेस समझ में आना चाहिए। सिंपल माइंडेड फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जैसे एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरर। हमें पता है कि गर्मी में इनका सेल्स बढ़ जाता है क्योंकि गर्मी में इनका डिमांड ज्यादा है, तो हमें समझ में आता है। और ठंड में इनका सेल्स कम हो जाता है, हमें समझ में आता है कि ठंड आ गया है तो इसका सेल्स कम हो जाएगा। इसी के विपरीत अगर आप कोई ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी का ऐसा कुछ बिजनेस पकड़ लेते हैं, जैसे वो कोई एक छोटा सा पार्ट बनाता है जिस पार्ट का यूज ही आपको नहीं पता है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस पार्ट का कब रिप्लेसमेंट हो गया आपको ये भी नहीं पता लगेगा। उसकी सेल्स क्यों बढ़ रही है, सेल्स कब गिर रही है, क्यों गिर रही है, ये आप उसका अंदाजा उतना नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आप उतना टेक्निकल उसके बारे में नहीं जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल डोंट ओन इट। पीटर लिंच बोलते हैं कि ऐसा स्टॉक होना चाहिए जिसको इंस्टीट्यूशन ने अभी तक ओन नहीं किया हो। एनालिस्ट डोंट फॉलो इट। तो उनका कहना है कि अगर इंस्टीट्यूशनल इसको बाय करना स्टार्ट कर देते हैं तो 1 से 2 साल में ही ये बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो मैं ये बोलूंगा कि आप ऐसा स्टॉक भी पकड़ सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल ने बाय नहीं किया है या फिर जस्ट इंस्टीट्यूशनल ने इसको बाय करना स्टार्ट किया है, तो ये भी एक अच्छा सिग्नल है और आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है कि ये स्टॉक आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि इंस्टीट्यूशनल की नजर में आ चुका है। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा सिग्नल होता है कि इनसाइडर्स आर बाइंग इट। इनसाइडर्स मींस ये प्रोमोटर्स हो सकता है, मैनेजमेंट में से कोई, या एम्प्लॉय भी इसको बाय कर रहे हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है क्योंकि जो प्रोमोटर्स हैं, जो मैनेजमेंट में या एम्प्लॉय है वहां पर जो अंदर वर्क कर रहे हैं, वो हमसे ज्यादा कंपनी को जानते हैं, वो बाय कर रहे हैं, मतलब वो लोग कंपनी के लिए कॉन्फिडेंट है या इन फ्यूचर उन्हें कुछ प्रोजेक्ट मिलने वाला है या वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उस कंपनी के अंदर देख रहे हैं। कंपनी जैसे कि बायबैक कर रही है शेयर को, ये भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है, वही इनसाइडर्स बाइंग हो गया। और इसका एक अच्छा निश होना चाहिए, इट्स गॉट ए गुड निश, एक अच्छे सेगमेंट में इसको वर्क करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं रिस्क की। चांसेस आर हायर टू बी क्लोज, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही स्मॉल कैप होती है, इनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट कम होता है, इनका बजट कम होता है, इनका फंड कम होता है, इवन इनके मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है और बड़े प्लेयर्स इनको मार्केट में जमने नहीं देते हैं, या बड़ी मछली बोल सकते हैं, शार्क फिश छोटी फिश को खा सकती है, तो उस कारण इनके फेल्यूर के चांसेस काफी बने रहते हैं और कंपनी क्लोज भी हो सकती है। और जिस तरीके से इन कंपनीज का वैल्यूएशन बढ़ता है या शेयर प्राइस बढ़ता है, उसी
स्पीड से ये डिवेल्युएट भी हो सकता है, बल्कि और तेजी से हो सकता है। अगर ये जो ग्रोथ पोस्ट कर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर्स, अगर ये उसको अगेन पोस्ट करने में असमर्थ होते हैं या फेल होते हैं तो बड़ी तेजी से डिवेल्युएशन हो सकता है। और लास्ट मेरा सजेशन यही रहेगा, जब भी इन स्मॉल कैप्स मल्टीबैगर की तलाश में इन्वेस्ट करें तो एटलीस्ट 5 to 7 कंपनीज में इन्वेस्ट करें, जिससे कि अगर 4 to 5 कंपनीज उसमें फेल भी हो जाते हैं तो एटलीस्ट 1 और 2 मल्टीबैगर्स भी आपको प्रॉफिट दे जाएंगे, ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहेंगे और आपका सारा लॉस कवर हो जाएगा। पीटर फ्लिंच बताते हैं, ट्राई टू अवॉइड दीज कंपनीज जिनका एक्सीलेंट एंड हाईली एम्बिशियस मैनेजमेंट हो। ये तो आप सोचेंगे कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर इसको अवॉइड करने का क्यों बोला जा रहा है। मैं अग्री करता हूं आपसे, अगर एक्सीलेंट एंड हाईली एम्बिशियस मैनेजमेंट आपका मिड कैप, बड़ी कंपनीज या लार्ज कैप में है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पीटर फ्लिंच स्मॉल कैप्स में, छोटी कंपनीज में इसको इसलिए अवॉइड करने का बोलते हैं क्योंकि जो हाईली एम्बिशियस मैनेजमेंट होता है वो थोड़े ओवर लिवरेज्ड हो जाते हैं, बहुत मतलब मल्टी फोल्ड ग्रोथ चाहते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स। ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए जो 20-30% ग्रोथ, 40% ग्रोथ से सेटिस्फाई हो जाए एटलीस्ट। तो वो एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेते हैं, तो कुछ बार यही एक्स्ट्रा रिस्क, एक्स्ट्रा लिवरेज कंपनी के फेल्यूर का रीजन बन सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक पुअर मैनेजमेंट की कंपनी को चूज कर लें। मैनेजमेंट, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में भी डिस्कस करा है, कि स्ट्रांग ही होना चाहिए। हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, अगर हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री होगी तो वहां पर मार्जिन कम होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा और बड़ी कंपनी छोटे कंपनी को कभी भी मार्केट से आउट कर सकती है, क्योंकि उनका फंड, उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है मार्केट में, वो प्राइसिंग से भी खेल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंडस्ट्री कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जिसका बिजनेस आप समझ सकें। हॉट इंडस्ट्री नहीं होना चाहिए जिसके बारे में सब हर कोई बात कर रहा है, एनालिस्ट बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्या होता है, सबकी नज़र में आ जाती है इस तरह की इंडस्ट्री। तो अगर ये हाई प्रॉफिट हॉट इंडस्ट्री या हाई प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री चल रही है, सभी को पता है, तो उसमें न्यू कंपटीशन एंट्रेंस बहुत जल्दी हो जाते हैं और बड़े प्लेयर्स भी उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरह की हॉट इंडस्ट्री में अगर बिग प्लेयर्स एंटर हो जाएंगे तो फिर मार्जिन उतना नहीं बचेगा और छोटी कंपनीज वहां से आउट हो सकती हैं। लास्ट वर्ड्स यही है कि कीप डिसिप्लिन, अपनी रिस्क को मैनेज रखें। किसी भी मल्टीबैगर स्टॉक्स के लिए आप 2% 3% से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें वन कंपनी में, आपके पोर्टफोलियो साइज का। कीप रिसर्चिंग, रिसर्च करते रहें, आपको मल्टीबैगर जरूर मिलेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिमेन पेशेंट। आपको पेशेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्मॉल कैप रहेंगी, हो सकता है कंपनी आपको 2 टाइम्स रिटर्न दे दे और वहां से 50%, 20%, 30% डाउन होता है और आप वहां से एग्जिट कर लें फियर में। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपने मल्टीबैगर चूज किया पर आप 30%, 40% के प्रॉफिट पर निकल गए और वो मल्टीफोल्ड हो गए, पता चला वो स्टॉक यहाँ से 40 टाइम्स हो गए, 50 टाइम्स हो गए, लेकिन आप तो डबल 2 टाइम्स पर ही निकल गए, वो थोड़ा सा डाउन हुआ तो आपको उसको होल्ड करना पड़ेगा और मार्केट के नॉइस से बचना पड़ेगा। नॉइस बार बार आता रहेगा, अगर आप छोटी छोटी चीजों को पकड़ते रहेंगे, तो अगर आप छोटे छोटे नॉइस को कैच करते रहेंगे तो किसी भी मल्टीबैगर को होल्ड नहीं कर पाएंगे। मल्टीबैगर सर्च करना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल उसको होल्ड करना है, तो होल्ड करिए। आपको पेशेंट इसलिए भी रहना पड़ेगा, अगर आपने कुछ अच्छा स्टॉक पकड़ लिया है और मान लीजिए वो 2 साल, 1 साल, 2 साल कुछ भी रिटर्न नहीं देता है, एक ही लेवल पर खड़ा रहता है और उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, वो कंपनी अच्छा कर रहा है, तो जल्द ही इंस्टीट्यूशनल की नज़र में आ जाए और जैसे ही इंस्टीट्यूशनल उसमें एंट्री लेंगे, इंस्टीट्यूशन की नज़र उस पर पड़ेगी, एनालिस्ट की नज़र अगर उस पर पड़ेगी, तो 1 ईयर्स में ही आपके लास्ट 2-3 ईयर्स का, 4 ईयर्स का रिटर्न दे देगा। इतनी तेजी से भागेगा कि आप उसको पकड़ भी ना पाएंगे। इसलिए पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी मल्टीबैगर स्टॉक का एनालिसिस चाहते हैं जो फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकता है, ऐसा एक स्टॉक है मेरी नज़र में, अगर आप उस स्टॉक का जानना चाहेंगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर उस स्टॉक के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा
बताऊंगा कि एक स्टॉक को एनालाइज कैसे किया जाता है। हम उस स्टॉक को पूरा एनालाइज करेंगे उस वीडियो में, और वो क्यों मल्टीबैगर हो सकता है, और हमने जो पैरामीटर्स इस वीडियो में डिस्कस करे हैं उसको हम वहां पर डिस्कस करेंगे और कंपेयर करेंगे। अगर आप कुछ गुड स्टॉक्स की तलाश में हैं, एट प्रेजेंट कुछ स्टॉक्स बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर हैं जिनका फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रांग है। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है टॉप 10 स्टॉक्स का, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पर वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिक्स लगा होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।